हाय, दिस इज़ पुनीत। काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के बाद आज हम आपके सामने हैं। लास्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ से मैं काफ़ी बिजी था, इसलिए आप लोगों के सामने आ नहीं पा रहा था। ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स के मैं कंटिन्यूसली कांटेक्ट में था, है ना। बहुत से स्टूडेंट हैं जो जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे कि सर प्रोग्रामर का रिजल्ट कब तक आएगा। पहले हम प्रोग्रामर ले लेते हैं, उसके बाद हम एसीपी के बारे में डिस्कस करते हैं जनरल। सबसे पहले तो यह है कि सर प्रोग्रामर की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेसिस पर अभी तक आपकी ऑब्जेक्शन कमेटी बनी ही नहीं है। ठीक है, तो होपफुली ये है कि शायद नेक्स्ट वीक तक आपकी ऑब्जेक्शन कमेटी बन जाएगी, और उसके 1 से 1.5 महीने बाद ये मान सकते हैं कि मिड ऑफ फरवरी या लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक आप लोगों का प्रोग्रामर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटीज है ना। आगे पीछे हो सकता है, बट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेसिस पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना जब अगर आपने वेट किया है तो 1-2 महीने और सही। ठीक है, आप लोगों का काम खत्म हो चुका है, आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है। अब ये आरपीएससी पर है कि वो उसका रिजल्ट कब तक निकाले, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड ऑफ फरवरी या लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसको लेके आप ज़्यादा पैनिक पोजीशन पे मत आइए, है ना। अ, और जो भी अगर आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, है ना। कई लोग बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, या किसी की और प्लानिंग होती है, किसी कुछ और होता है, तो थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए। अ, ठीक है, तो 1-1.5 महीने आप और वेट कीजिए। होपफुली फरवरी, मिड फरवरी या लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपका प्रोग्रामर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। सेकंड एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर निदेशक, है ना। कंप्यूटर निदेशक स्टूडेंट्स का भी मेरे पास आते रहते हैं कि सर आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पर नहीं बोलते हैं बेसिकली। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है ना। मैं सब पर बोलता हूँ, बट प्रॉब्लम यह है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का लास्ट 6 मंथ पहले भी बहुत स्टूडेंट्स का था। जब ये वैकेंसी थी उसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी का कुछ वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है ना। अब मैं क्या बोलूँ, जब आपकी फाइल ही स्टार्ट नहीं हुई, कुछ इस पर काम ही स्टार्ट नहीं हुआ सामान्य शिक्षा का, तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, है ना। भाई एक बार अगर कोई वर्क स्टार्ट हो तो मैं आपको चलिए कहीं से पता करके बता सकते हैं, लेकिन जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो क्या बताएं आप लोग, है ना। उम्मीद यह है कि शायद 2025 लास्ट तक या 26 तक ही वैकेंसी पॉसिबल हो पाएगी, है ना। मुझे लगता नहीं कि इससे पहले कोई वैकेंसी सामान्य शिक्षा के अंदर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पॉसिबल है। ठीक है, तो या तो ये है कि आप लोग खुद इस पे प्रयास करें, आंदोलन करें, जो भी आपको कुछ करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ प्रेशर बने गवर्नमेंट पर और इस पर कुछ इनिशिएटिव लिए जाएं। बाकी अभी जो पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि 2025 के अंदर सामान्य शिक्षा में कंप्यूटर निदेशक वैकेंसी पॉसिबल हो सकती है। कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है आज की डेट में। फ्यूचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और प्रेजेंट में 2025 के अंदर कोई भी कंप्यूटर निदेशक की वैकेंसी पॉसिबल दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। सेकंड है आपकी संस्कृत शिक्षा की जो अनुदेशक है, उसकी फाइल आपकी अधीनस्थ बोर्ड में पहुंच गई है। ठीक है, तो उम्मीद है शायद 1-2 महीने के अंदर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल जाए, है ना। तो उसका वेट कर लीजिए आप लोग। संस्कृत शिक्षा में तो आएगी आएगी वो तो। ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है गवर्नमेंट में बच्चों की, इनका जो टाइम प्रोसेसिंग है ना बेसिकली बहुत ही धीमी होती है। अब आप देखिए संस्कृत शिक्षा का पिछले 1.5 साल से चल रही है वैकेंसी। 1.5 साल पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी, केवल प्रोग्रामर की और एसीपी की आएगी। ठीक है, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप किसी कोचिंग के ट्रैप में मत फंसिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बैच चला रहा है तो वो गलत काम कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट गलत इन्फॉर्मेशन देना, दैट्स अ प्रॉब्लम, है ना। उसके बेसिस पर बच्चों को खींचना या बच्चों को लेकर आना, वो थोड़ा सा गलत होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई बैच अगर एडवांस में लेता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो विषय वो नहीं है ना। बट अब चूंकि संस्कृत शिक्षा की पहुंच चुकी है वैकेंसी अधीनस्थ बोर्ड के अंदर, तो उम्मीद है कि जल्दी ही वैकेंसी आप लोगों की आ जाएगी, है ना। बट सामान्य शिक्षा को लेके अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अभी कुछ भी कहना उसके लिए काफ़ी जल्दी होगी, है ना। फिलहाल कोई भी काम सामान्य शिक्षा के अंदर स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कंप्यूटर निदेशक का। अब हम आते हैं अपनी मेन वैकेंसी की तरफ, वो है एसीपी। ठीक है, एसीपी को लेके कई स्टूडेंट्स हैं जो एसीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स होते हैं, आप कितने भी सीनियर हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जब आप एक स्टूडेंट बोर्ड पर आते हैं तो जो स्टूडेंट की क्वेरीज हैं वो लगभग लगभग सेम ही जनरेट होके आती है, क्योंकि एसीपी में मोस्टली जो बच्चे हैं वो सारे एक्सपीरियंस वाले हैं। ठीक है,
बहुत से जॉब्स वाले हैं, बट वो है तो एक्सपीरियंस है तो स्टूडेंट ही ना अल्टीमेटली उस चीज़ के अंदर। अब इसमें एसीपी में बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज आपकी बन चुकी हैं। एक वो कैटेगरी है जिन्होंने प्रोग्रामर एग्जाम दिया है और उनका सिलेक्शन हो रहा है प्रोग्रामर के अंदर। सेकंड कैटेगरी वो है जिन्होंने प्रोग्रामर एग्जाम तो दिया है पर जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और तीसरी कैटेगरी ऐसी है जिन्होंने प्रोग्रामर का एग्जाम नहीं दिया था, उन्होंने डायरेक्टली एसीपी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, उनको प्रोग्रामर शायद नहीं बनना था, जो भी उनका टारगेट था। अब इन स्टूडेंट्स को लेके एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में पनप रहा है। हालांकि मैं मोस्टली सभी स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं जनरली नहीं आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा सोचने का तरीका अलग, ठीक है, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं होता हूँ। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टूडेंट से कनेक्टेड नहीं हूँ, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है मैप ट्री का जिससे मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, ठीक है, मैं सबसे कनेक्टेड हूँ। तो जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये है कि भाई कभी कभी हम यूट्यूब पर इसलिए आ जाते हैं कि बहुत से कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को लेके स्टूडेंट के दिमाग में रहती है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी उससे बेनिफिटेड हो जाए। बाकी सोशल मीडिया पे आना, यूट्यूब पर आना, रेगुलर वीडियोस बनाना, ये शायद मेरे लिए मुझे लगता है कि मेरे लिए और हमारी संस्था के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केटिंग इश्यूज नहीं होता है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हमको जानते हैं लास्ट 10 साल से 12 साल से, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मार्केटिंग करना हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है, ठीक है। कभी कभी हम जरूर आ जाते हैं केवल एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके या फिर जनरल इंफॉर्मेशन लेके, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत से कॉल्स आ जाते हैं या बहुत सी इंफॉर्मेशन आ जाती है, अब सबकी अलग अलग से सॉल्व करें, इससे बेटर ये रहता है कि हम एक बार आके उन सब चीज़ों को कन्वे कर दें तो सभी स्टूडेंटों को इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादा हम यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होते हैं ना, हमारा पर्पस कुछ अलग तरीके का काम है ना। अब आते हैं सर, जो एसीपी को लेके वैकेंसीज में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बेसिकली एक स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है प्रोग्राम, वो एक मेंटल डायलेमा में है कि सर हमारा अगर प्रोग्रामर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है कि हमारा एसीपी में हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, वो स्टूडेंट जिनका प्रोग्रामर में हो रहा है उनको ऐसा लगता है, शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमने प्रोग्रामर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी इसलिए हमारा एसीपी में हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने प्रोग्रामर का एग्जाम नहीं दिया है, वो डायरेक्टली एसीपी के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक इनएक्सपीरियंस कंडीशन में है कि पेपर कैसा आता है, पैटर्न कैसा होगा, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के माइंड के अंदर यूजर केसेस पे आते रहते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि जो चीज़ हो चुकी है, आप प्रोग्रामर में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे ये अब आपका पास्ट, ठीक है। आपका पेपर हो चुका है, ठीक है, अब आप कुछ कर सकते हैं उस पेपर के अंदर, नहीं कर सकते, ठीक है, आप उस पेपर में कुछ नहीं कर सकते। अब तो केवल आपको रिजल्ट है, रिजल्ट देखना है। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिस भी कारण से नहीं हो रहा है, आप उस चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या कारण है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या हमारा नॉलेज के कारण नहीं हो रहा है, क्या हमने सही स्टडी नहीं की थी इसलिए नहीं हो रहा है, या फिर हमारी कोई सिली मिस्टेक्स हो गई हैं जिसके कारण नहीं हो रहा है, या फिर हम 3 घंटे के अंदर अपने नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए इसलिए नहीं हो रहा है, क्या कारण है, ठीक है। आपका रीजन केवल आप जानते हैं, है ना, और कोई नहीं जानता, ठीक है। जनरल गाइडेंस तो कोई भी दे सकता है आपको, लेकिन स्टूडेंट अपनी कमियां, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को जानता है, तो उसको शॉर्ट आउट नहीं आपको खुद को ही करना है ना, कोई दूसरा बंदा आके शॉर्ट आउट नहीं कर सकता। फैकल्टी आपको गाइड कर सकती है, एक रास्ता दिखा सकती है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि आपका प्रोग्रामर में किसी भी कारण से अगर नहीं हो रहा है तो आपका एसीपी में भी नहीं होगा, ये टोटली फर्जी बात है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक एग्जाम में नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे एग्जाम में नहीं होगा, दोनों बिल्कुल सेपरेट टाइप के एग्जाम्स हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि जिसका सिलेक्शन हो गया उसका अगले में हो जाएगा, ये भी नहीं होता है। तो जिनका हो रहा है प्रोग्रामर में और नहीं हो रहा है, दोनों एक ही स्टेज पर खड़े हुए हैं एसीपी एग्जाम की रेफरेंस में, ठीक है। तैयारी दोनों को ही करनी है और दोनों को ही स्टार्टिंग से करनी है, जो पढ़ चुके अच्छी बात है रिवाइज करते रहे, लेकिन करना आपको नए सिरे से पड़ता है, ठीक है। तो जिनका हो रहा है वो ज्यादा हवा में ना उड़ाएं कि भाई एक एग्जाम में हो गया तो मैं दूसरे एग्जाम में सेलेक्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट को जानता हूँ जो 2013 के अंदर प्रोग्रामर में फेल थे और 2016 के अंदर उनका एसीपी के अंदर सिलेक्शन हुआ था। और सिमिलर सिचुएशन है कि 2013 के अंदर इनका प्रोग्रामर में हो गया था, वो 2016 के अंदर एसीपी में फेल हो गए थे। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए कि एक से दूसरा कनेक्टेड है या दूसरे से तीसरा कनेक्टेड है, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है किसी भी एग्जाम्स के अंदर, सब बिल्कुल सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है। तीसरा जो है, स्टूडेंट्स को लेके बार बार ये आती है कि सर ऐसा सुनने में आता है कि 2016 के अंदर भी कई फेक स्टूडेंट्स एसीपी बन गए थे, 2012 के अंदर भी कई फेक स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स एसीपी में काफ़ी कम है, तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, या हमारी सिलेक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस एग्ज़ाम्स के अंदर। तो देखो बच्चों, सिलेक्शन होना नहीं होना बहुत सी चीज़ों पे निर्भर करता है। 2016 में क्या हुआ था, 13 में क्या हुआ था, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी। ये बात सही है कि कुछ स्टूडेंट्स फर्जी डॉक्यूमेंटेशन लगा के 16 के अंदर एसीपी बने थे, 11 में 12 में बने, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि 2-3 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो हमारे साथ थे और 2016 में, क्योंकि एक नियम था, मैं आपको आज चलिए बताते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन 2-3 स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, 2016 और 2012 एसीपी का जो एग्ज़ाम निकला था आपका, उसमें एक नॉर्म्स था कि 3 इयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। एजुकेशन वाले उसमें अलाउ नहीं थे। ठीक है, बहुत से एजुकेशन वाले थे या सभी एजुकेशन वालों ने फर्जी फॉर्म लगा के इंडस्ट्रीज़ के और एसीपी का फॉर्म फिल किया था और बहुत से लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था। ठीक है, तो ये बदमाशी तो थी, फ्रॉड तो था ही, है ना भाई। जब आप गलत डॉक्यूमेंटेशन लगा के सिलेक्शन हो रहा है आपका, तो एक तरीके से ये फ्रॉड है। क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स थे हमारे, तो हालांकि मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन किसी को डिग्रेड करने को तो है नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, गड़बड़ हुई थी। ठीक है, लेकिन देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना। आपको क्या लगता है कि अभी जो फॉर्म भरे गए हैं उसके अंदर लोगों ने गलत फॉर्म नहीं भरे हैं? 50% स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ 40 to 50% स्टूडेंट ने गलत तरीके से या फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म भरे हैं, इस बार भी भरे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ, हाँ मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा पर्पज नहीं है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है, अब आपकी अवेयरनेस है, अगर आपको इन चीज़ों से अवेयर रहना पड़ेगा। जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है उनके डॉक्यूमेंट देखिए ना कि कहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया है, कहाँ नहीं लिया है, कहाँ से उसने कंपनी में काम किया था नहीं किया था, जो भी आपके सोर्सेज हैं वहाँ से निकालिए आप। इसको ढूंढने का काम तो आपका है ना। आपकी हेल्प करने के लिए हर बंदा नहीं आएगा, आपको खुद को अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। आपकी अवेयरनेस ही आपका प्रोटेक्शन होता है। ये बात सही है कि 2016 के 2013 में लगभग 20-30% स्टूडेंट ऐसे थे जो फेक फॉर्म और फेक सर्टिफिकेट लगा के एग्जाम के अंदर निकले थे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, यही होने वाला है। 7,000 और 8,000 फॉर्म्स आए, इसमें कम से कम 3,000 फॉर्म ऐसे हैं जो फर्जी फॉर्मेट लगा के या फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के भरे गए। कम से कम 200-300 बंदों को तो मैं जानता हूँ। ठीक है, और 200-300 की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि 2,000-3,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। अब बताइए हम क्या करें इनका? प्रॉब्लम ये है कि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी बन गई है, अगर हमारे लिए बेनिफिट है तो हम फर्जी सर्टिफिकेट बना लेंगे, एंट्री कर देंगे। अगर दूसरा निकल गया है तो हम उसके लिए कहेंगे साहब ये कैसे निकल गया, अरे भाई आपने भी तो लगा रखे हैं फर्जी सर्टिफिकेट। और ये तो डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। जब आप 3 साल का एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो आपको ये चेकआउट तो करना पड़ेगा ना कि भाई किस तरह का एक्सपीरियंस है, उसको आप क्लैरिफाई करें। किस तरह का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको क्लैरिफाई नहीं करते। ठीक है, आपको इस तरह का ग्रेड बना दिए, 6600 वाला ग्रेड है तो 4800 के ग्रेड पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ इस तरह का सिस्टम बनाए कि उससे नीचे वाली ग्रेड पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या जो भी आपके क्राइटेरिया है ना। अब 4-5 स्टूडेंट्स को ऐसे जानते हो 5-5 हज़ार रुपये का सर्टिफिकेट बनवा रखा है कि सर ऑन कैश लेते थे, हम कैश पेमेंट लेते थे। ठीक है, क्योंकि 12,000 से ज़्यादा आप पेमेंट नहीं ले सकते कैश के अंदर। ठीक है, तो 12,000 का 3 साल का एक्सपीरियंस दिखा के आप एंट्री कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, और मुझे मानता है कि बच्चे इंटेलिजेंट है, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन नॉर्म्स को तो आप फुलफिल नहीं करते हैं ना, फर्जीवाड़ा तो है ना। हाँ, मैं देखिए मेरे लिए सारे स्टूडेंट इक्वल हैं,
ठीक है, मैं कोई स्टूडेंट कैटेगरी में नहीं हूँ कि मैं कोई एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या सब कुछ जा रहा हूँ। हाँ, ये आपको सोचना है कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं एसीपी के एग्ज़ाम्स के अंदर, उनको अगर सिलेक्शन है तो उनके डॉक्यूमेंट निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर वो फ्रॉड है या गलत किया है तो उसको जो आप जांचिए ना। कोई कोचिंग वाला थोड़ी ना आएगा कि आपकी हेल्प करने की, सर इसने किया था, ऐसे किया था। अब मेरा काम, अगर मैं इन चीज़ों में लग गया तो मेरा तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होता है कि जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं वो नहीं निकलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 70 to 80% सिलेक्शन तो मेहनत करने वालों का ही होता है। हाँ, 10 से 20% इस तरह की बदमाशियाँ होती हैं, तो अब इसका तो क्या करें, है ना। तो इसके लिए तो केवल यही है कि आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को, आपकी अवेयरनेस ही आपका प्रोटेक्शन है। इसके अलावा और कोई भी इसमें सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि लगभग 20 से 30% एसीपी के फॉर्म फिलिंग के अंदर घपले हैं, फॉर्म फर्जी भरे गए हैं। ठीक है, इस बात से तो मैं इनकार नहीं कर सकता। चलिए, अब आते हैं सर, इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, क्या नहीं हैं। तो देखो बच्चों, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है प्रोग्रामर का और एसीपी का, तो उसको लेके ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। केवल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो अलग है। पैटर्न भी बहुत कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और तैयारी का जो मोड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी प्रोग्रामर का और एसीपी का आपका सेम ही रहने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आपकी जो प्रोग्रामर में वीकनेसेस रह गई थी, स्पेशली रीजनिंग और जीके को लेके, है ना, उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा तैयारी नहीं की थी, है ना। उस पोर्शन को भी आप थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा एसीपी एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि अभी लोगों को कोई पैटर्न का तो पता होता नहीं है, क्या पैटर्न बना दें क्या नहीं बनाए, है ना। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। और बाकी कुछ ज़्यादा विशेष करने की जरूरत नहीं है। बाहर की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दीजिए, अपना जो प्रिपरेशन मोड है उस पर लगे रहिए बस, है ना। बाकी हम लोग तो आपके साथ हैं ही। और बैच एसीपी का आपका रनिंग बैच चल रहा है आपका। और कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको है रिगार्डिंग ऑफ एजुकेशन टर्म्स, ठीक है, और भी कोई चीज़ें हैं आपको जहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। बाकी आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है ना, उस चीज़ को लेके थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक मत होइए। जो भी हम अगर उस चीज़ में चले गए ना तो हम अपनी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन मोड को खो देंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि नहीं है आपके हाथ में। ठीक है, प्रॉब्लम ये कि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि ह्यूमन टेंडेंसी ही इस तरह का हो चुका है कि हमें बदमाशी करनी है, जिसको जहां मौका मिलता है वो बदमाशी करने के लिए तैयार खड़ा है। प्रॉब्लम ये कि ये सब फॉल्ट सिस्टम की है ना। आपने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि सामने वाले को आप बदमाशी करने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 40% एसीपी के अंदर जो फॉर्म आए हैं वो गलत फॉर्म आए। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था उन लोगों ने फर्जी फेक सर्टिफिकेट बनाकर एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है। अब आप किस किस को पकड़ोगे। ठीक है, तो इसलिए अब आपको लोगों को अवेयर रहना है। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है या किसी कारण से सिलेक्शन हट रहा है तो आप देखिए किन किन का सिलेक्शन हो रहा है, उन्होंने कहाँ कहाँ आपका सर्टिफिकेट लिए हैं। ठीक है, उन लोगों को जांचना, उन लोगों को पूरे डॉक्यूमेंटेशन निकालना, एवेल्यूएट करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। तो आपकी अवेयरनेस ही आपका प्रोटेक्शन। कोई दूसरा आएगा, कोचिंग वाला आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोचिंग वाला क्यों आएगा आपके लिए, कोचिंग वाले के लिए तो सारे स्टूडेंट एक जैसे ही है ना। मेरे लिए तो सभी स्टूडेंट है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो भी मेरे स्टूडेंट है, जिनका नहीं हो रहा है वो भी मेरे स्टूडेंट है। ठीक है, तो कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा नहीं, आपको सेल्फ ही लड़ना पड़ता है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपके इंटरेस्ट हैं ऐसे ही, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके भी इंटरेस्ट है, जिनका नहीं हो रहा है उनके भी इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गलत काम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। आप खुद अवेयर हैं, आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि सर, अब वैसे तो आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, जिनका सिलेक्शन हो जाता है और उनके अगर फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, भाई कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितनी सीट है आपकी इसी में, 40-45। सिलेक्शन है तो उनके डॉक्यूमेंट आप देखिए ना, आरटीए से निकलवाइए, डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट से निकलवाइए।
ठीक है, RTA लगाइए, जो भी आपका मोड ऑफ इंफॉर्मेशन लेने का है वो लेकर आप उनको जांच करिए, अपने लेवल पे जांच कीजिए, कोई फर्जी अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और यही तरीका है, इसके अलावा तो क्या तरीका है? ठीक है, तो ACB में ये पॉइंट तो है, जो स्टूडेंट उठा भी रहे हैं, मुझे भी पता है इस चीज़ का, लेकिन अब हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते इसलिए लेके, है ना। चलिए, बाकी अपनी प्रिपरेशन तो आप करते रहें, और ज़्यादा इन चीज़ों पे सोचें मत, एक बार तो आप एग्ज़ाम दें, अगर सिलेक्शन होता है फिर आप इस चीज़ों पे आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, सिलेक्शन होना नहीं होना, ठीक है, ये सब बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। प्रिपरेशन आपकी फुल ऑफ होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, आपकी जर्नी आपका बेस्ट इनपुट होना चाहिए। अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, तो 6 महीने 7 महीने का टाइम आप लोगों के पास है, इस 6 और 7 महीने के अंदर आप अपना फुल इनपुट दीजिए, क्या रिजल्ट होगा छोड़ दीजिए, नहीं होता है बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में। और एक नहीं है, मेरे पास तो ऐसी हजारों स्टूडेंट की केस हिस्ट्री है। मैं आज इस फील्ड में कोई 2 या 3 साल नहीं है, मुझे 20-20 साल हो चुके हैं। हजारों स्टूडेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हजारों दूसरी जगह पर हैं, लेकिन बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हमें भी पता नहीं था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनका काफ़ी ऊपर, जब मैं ACP हिस्ट्री की बात करते हैं, चलो ACP की एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ACP 2016 के अंदर, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, एक स्टूडेंट था जो हमारी संस्था से था, उसका 2016 के अंदर सिलेक्शन होता है। चलिए, मैं आप सब केसेस स्टडी को आप 1 बाय 1 आपके सामने तो किस तरीके से लाइफ चेंज होती है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो आपको वहाँ पर बैठना ही होता है, आपके हाथ में नहीं। ठीक है, 2016 में उस बंदे का सिलेक्शन, वो किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था, इंटेलिजेंट बन जाता, जानता हूँ, हमारे कॉलेज में था। ठीक है, ACP के अंदर उसकी रैंक आती है 2016 में 11वीं थी या 12वीं थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट ठीक। अब प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं था, उसने एजुकेशन का एक्सपीरियंस लगा के वो बैठ गया। अब उसको ये तो मालूम था कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अगर मैं जाता हूँ तो मुझे कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम गया ही नहीं। ठीक है, उसी के साथ 2 और स्टूडेंट थे, वो भी हमारी संस्था के स्टूडेंट थे। ठीक है, वो भी उसी के साथ कॉलेज में काम करते थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया, उन्होंने भी फेक इंडस्ट्री के सर्टिफिकेट लगा के डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री कर ली। लेकिन जो फर्स्ट बंदा था, इसकी 11th-12th रैंक थी, उसने नहीं किया, है ना, उसने सोचा कि बाद में जाके परेशानी होगी, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है, वो नहीं गया। जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगा के इंडस्ट्री के थे, वो एजुकेशन के अंदर, वो 2016 के अंदर एंट्री कर गए ACP एग्जाम्स के। ठीक है, अब देखिए उनकी जो रैंक थी, जिन्होंने ACP का ज्वाइनिंग ले ली थी ना, उनकी रैंक थी शायद एक की 22 थी, एक की 24, 23, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, नाम मुझे तीनों का पता है। ठीक है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि लाइफ किस तरह से मोड़ देती है। ठीक है, तो केस स्टडी भी कई कई बार आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो ज्वाइनिंग नहीं किया था, उसको लगा कि शायद प्रोग्रामर की वैकेंसी आ जाएगी, मैं प्रोग्रामर एग्जाम के अंदर बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं, अगर ACP नहीं है तो प्रोग्रामर बन जाता हूँ। 2016 के बाद या 13 के बाद प्रोग्रामर की वैकेंसी ही नहीं है 10 साल तक। तो फाइनली 2018 में IE की वैकेंसी आती, वो हमारी संस्था में आता है कि सर ऐसा कीजिए, मैं मैं एग्जाम में बैठ जाता हूँ और पढ़ लेता हूँ। मैं ठीक है, हालांकि वो बंदा इंटेलिजेंट था, मुझे पता था जो ACP में 11th-12th रैंक आई है तो इस वैकेंसी को भी निकाल। आइए 2018 में उसको 6ठी रैंक, 6th रैंक जनरल करेगा। ठीक है, हमने मना किया कि भाई ऐसा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ IE जॉब बेकार है, पर एक आपका एज फैक्टर है, आप 35 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी हो। ठीक है, आप IE में जाते हो, 2018 में प्रमोशंस आपके होंगे नहीं 10 साल के बाद, उससे बेटर आप एजुकेशन में काम कर रहे हो, आप अच्छे कंडीशन में हो, क्यों जाना चाहते हो।
बट देखो हर पर्सन की फैमिली स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का, ठीक है। उसका जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो शायद गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करता था, उन्होंने उसको प्रेशर के हिसाब से DYD ज्वाइन करवा दिया, जयपुर में ही उसका पोस्टिंग था। अब देखिए आप, जिन लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के ACP बने थे वो उसके सीनियर बने, और वो क्या था, IE, जबकि उसकी रैंक उन दोनों फर्जी लोगों से अच्छी थी, 11th या 12th रैंक। लेकिन जो अच्छा था वो क्या है, वो IE है ना। और जो फेक थे, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते थे, वो ACP बने, और हो सकता है 2-3 साल के बाद ज्वाइन डायरेक्टर बने, ठीक है। वो पर्सन जिन्होंने 2018 में IE ज्वाइन किया था, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था वहाँ जाके कि मेरे पास फ़ोन आता है 2020 के अंदर, जब कोरोना का टाइम था, कि यार मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ और मैं इस नौकरी से अब रिज़ाइन देने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि जो मेरे से डाउनफॉल थे, रैंकिंग में मेरे से पीछे थे ACP के अंदर, आज वो जॉइंट डायरेक्टर बनने वाले हैं, और मैं IE के IE, है ना। मैं भी ज्वाइन कर सकता था, अगर डॉक्यूमेंट तो मेरे पास भी, फेक डॉक्यूमेंट तो मैंने भी लगा रखे थे इंडस्ट्री के, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं शायद मेरी अंतरात्मा मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रही थी, ठीक है। अब मुझे इसका क्या परिणाम निकला, इसका परिणाम निकला कि मैं आज IE हूँ, ठीक है। ये सब ज्वाइंट डायरेक्टर बनने वाले हैं, और मेरा प्रमोशन 10 साल में नहीं होने वाला। वो वहाँ जाके इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि उसने 2020-21 में शायद वहाँ जॉब से रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद वो वापस एजुकेशन, तो इसलिए नहीं कि वो IE था, बल्कि इसलिए था कि वो देख रहा था कि कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है के अंदर, कि आपने डॉक्यूमेंट तक चेक नहीं किए हैं, और जो फेक डॉक्यूमेंट लगा लगाते हैं वो आज ज्वाइंट डायरेक्टर बन चुके हैं डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सी स्टडीज हैं, एक बंदा नहीं, 4-5 को मैं जानता हूँ जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो बात उसकी नहीं है। तो ये थोड़ा सा है, प्रॉब्लमस्टिक कंडीशंस तो हैं, इस बात को तो मैं भी इंक्वायर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात केवल यही है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी अवेयरनेस ही आपका प्रोटेक्शन होती है। तो सिलेक्शन अगर आप लोगों का हो जाता है, तो आप ऐसे लोगों को एक बार चेकआउट कीजिए, और उसके खिलाफ फिर आप जो भी एक्शन आपको लेने हैं तो आप लीजिए। अदरवाइज तो देखो, अब फॉर्म भरने पर तो हम कह नहीं सकते ना किसने फॉर्म भरा है किसने नहीं भरा है, क्या सही है क्या गलत है, उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकता, तो सिलेक्शन पर ही देखे जाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी है, प्रॉब्लम तो है, बट करते रहें आप, इससे ज़्यादा भी फिलहाल पैनिक होने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक बार अगर आपका दिमाग इन चीज़ों डाइवर्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। और ये चीज़ मैंने आपको स्पेसिफिकली क्यों बताई है, इसलिए बताइए कि लाइफ आपके हाथ में नहीं है, कई चीज़ ऐसी होती है जो नहीं होती, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कितने भी नॉलेजफुल हैं, आज आपने IE बने, IE के बाद नौकरी छोड़ दी, जबकि आप अभी तक जॉइंट डायरेक्टर बन चुके हो, ठीक है। और जो आपसे काफ़ी कम थे वो आज जॉइंट डायरेक्टर बने पड़े, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के पहुंच गए थे वहाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना, आप कई बार आप ऑनेस्टी से चलते हैं तो आपको भुगतना भी पड़ता है, अगर आप ईमानदार हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कैलिबर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। नॉलेज एक अलग दिशा में काम करता है, और सक्सेस एंड सक्सेस ये अलग दिशा में काम करती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी डेफिनेशन आप दे नहीं सकते, आप इनको परिभाषित नहीं कर सकते किसी चीज़, इसलिए बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए, ये सब चलता है। लेकिन हाँ, अपना इनपुट आपका बेस्ट होना चाहिए, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करूँ, बेस्ट से बेस्ट इनपुट दूँ, और फिर रिजल्ट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा नहीं तो होगा ना, बट आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, और एग्जाम का फॉर्म भरा है, आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम का